अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनस ताज और आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं एक बार करोड़ हसन साहब। पहले दिन से हमने एक पॉडकास्ट किया था, एक सेशन किया था, तो अब एक बार दोबारा मैं इनके पास आया हूँ। लेकिन आज का जो पॉडकास्ट होगा वो बिल्कुल एक न्यूट्रल होगा। उसमें मेरा इनके साथ क्या रिलेशन है वो बीच में नहीं आएगा। जो इनके बारे में सवाल हैं, जो इनके बारे में नाकदीन के सवाल हैं और जो तासुर इनके बारे में, मैं इनसे वो चीज़ें पूछूंगा जो आम पब्लिक इनसे पूछना चाहती है। तो सबसे पहले तो इकरार भाई, बहुत शुक्रिया आपने दोबारा टाइम दिया हमें। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। तो सबसे पहले जो आपके बारे में एक पूरे पाकिस्तान में इस टाइम तासुर बना हुआ है ना नाकदीन की तरफ से, कि आपको स्पेशल टाइमिंग पे लॉन्च किया गया है सिर्फ इसलिए कि आप टाइम गेन कर सकें, या इमरान खान का मुतबादिल हैं आप? अच्छा, ये तो तासुर, देखिए, इसमें इस बात का एतराफ़ करने में तो कोई आर नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 30 साल से स्ट्रगल में है। तो 30 साल में उन्होंने अपना एक सोशल मीडिया का जो सेटअप है या प्लेटफॉर्म है बड़ा तगड़ा कर लिया है, और वो जो भी बात फैलाना चाहते हैं वो बड़ी आसानी से और बड़ी तेज़ी से फैला देते हैं। गलियों से लेकर मरकज़ तक ज़ाहिर है वो लोग मौजूद हैं। और मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ अब एक सियासी पार्टी से ज़्यादा एक सोशल मीडिया इकॉनमी बन गई है। लोगों का धंधा जुड़ गया, लोगों के डॉलर्स जुड़ गए हैं उसके साथ, लोगों के व्यूज़ और लाइक्स का पूरा चक्कर जुड़ गया उसके साथ। तो अल्टीमेटली वो बात तो फैला देते हैं जो भी वो फैलाना चाहते हैं, लेकिन हर बात का और हर सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब वक्त होता है। टाइम साबित करता है कि आप किस तरफ खड़े थे। यानी मैं, क्या ही मज़ेदार बात है कि वो लोग जो फौजियों की फाइलें देख के प्रोग्राम करते रहे, वो लीडर जो बैठ के जर्नैलों की तारीफ़ें करता रहा और कसीदा खानी करता रहा, वो पूरी की पूरी हुकूमत जो कहती है हम 3 साल हाथ बांध के जो फैसला करते थे, अमीनो जो है वो उसको तस्लीम कर लेते थे इमरान खान साहब, वो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट नहीं है या वो इस्टेब्लिशमेंट के कसीदा खान नहीं है। हम जिन्होंने अपनी 20 साल की ज़िंदगी में कभी किसी जर्नैल की तारीफ़ नहीं की, कभी इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में कोई बात नहीं की, कभी इस्टेब्लिशमेंट का कोई नैरेटिव तो नहीं किया, हम जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली टाउट उनकी नज़र में बन गए। लेकिन मैं ये समझता हूँ टाइम सबसे बेहतरीन जवाब होगा। हम गली गली जाके, यूनिवर्सिटियों कॉलेजेस में जाके पैगाम पहुँचा रहे हैं। मैं बार बार एक बात मैं अनस कहता हूँ कि भाई, आपको मेरी ज़ात से एतराज़ हो सकता है ना, आपको लगता है कि जी मैं किसी के कहने पर कुछ कर रहा हूँ। आप ये तो सोचिए मैं कह क्या रहा हूँ। मैं क्या किसी के कहने पर यह कह रहा हूँ कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाए? मैं क्या किसी के कहने पर कोई ओहदा लेने का ख्वाह हूँ? मैं क्या किसी के कहने पर कोई इख्तियार अपने पास रखना चाहता हूँ? मैं तो एक ऐसी जनरल बात कर रहा हूँ जो हर साहिब अक़ल, हर ज़ी शऊर को समझ में आ रही है कि पाकिस्तान के लोगों की मलकियत में एक सियासी जमात हो, उस सियासी जमात के अंदर जमहूरियत हो, उस सियासी जमात में इंटरनल इलेक्शंस हों, आम लोग, मिडिल क्लास के नौजवान आगे आएँ। दुनिया भर में जैसे होता है, पाकिस्तान में हम एक आदमी, एक ख़ानदान को जमहूरियत समझ लेते हैं। उसका नुकसान हुआ है आज तक, आज भी हो रहा है और आइंदा भी होगा। तासुर ये है ना कि आप इस पार्टी को बना रहे हैं, खुद फ्रंट पे नहीं आना चाहते, ठीक है, लेकिन आप बैकफुट पे रह के ना इससे कोई मुफाद लेना चाहते हो नहीं सकता ना। मैं जब ये कह रहा हूँ कि पार्टी का स्ट्रक्चर ये है कि जो आदमी यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ेगा वही तहसील का प्रेसिडेंट बन सकता है, जो तहसील का प्रेसिडेंट होगा वही डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है, जो डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ के जीत चुका होगा वही सूबे में, और जो सूबे के प्रेसिडेंट्स होंगे उनमें से पार्टी चेयरमैन होगा। अब आप मुझे बताएं, इस सारे सिस्टम में, एक ऐसे स्ट्रक्चर में जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का एक स्ट्रक्चर है, उसमें मैं अपनी विल या अपना बंदा या अपना इख्तियार कैसे शामिल करूंगा? मैं तो कह रहा हूं कि जिस दिन पार्टी मार्ज वजूद में आ जाएगी और इसकी एक हायरार्की बन जाएगी, उसके बाद मेरा कोई ओहदा, कोई मफाद, कोई मराआत, कोई इख्तियार पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होगा। उसके बाद पाकिस्तान के नौजवान जाने, पाकिस्तान के लोग जाने, वो सियासी जमात को लेकर चलेंगे। मैं तो ये बार बार ये बात भी कह रहा हूँ ना कि आप कहते हैं ना इस्टेब्लिशमेंट इकरारुल हसन को लेकर आ रही है, तो भाई इस्टेब्लिशमेंट बहुत बेवकूफ़ है कि एक ऐसे आदमी को ला रही है जो कसम दे रहा है, हलफ दे रहा है कि मैं ज़िंदगी में कभी कोई ओहदा या अपने पास इख्तियार नहीं रखूँगा। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट मुझे ला के मुझसे क्या करवाएगी जब मेरे पास ना कोई ओहदा होगा, ना मेरे पास कोई इख्तियार होगा? तो मैं समझता हूँ एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक सहाफ़ी की हैसियत से, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के लोगों को ये बताऊं कि भाई, दुनिया में सियासी जमात का मतलब एक आदमी नहीं होता। सियासी जमात का मतलब लोग होते हैं, अवाम, कौम होती है, और कौम अपने अंदर से अपने जैसे लोगों को इलेक्शन के जरिए आगे लेकर आती है और मुसल्लत नहीं कर देती 30-30, 40-40 साल के लिए। एक टेन्योर के लिए लोग आते हैं, अपना काम करते हैं और उसके बाद फिर नई क़यादत मुंतखब हो जाती है। ये बात कहने में अगर किसी को लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट की बात है, किसी को ये लगता है कि जनाब ये किसी के खिलाफ है, तो मैं समझता हूँ उसकी खाम ख्याली है। एक उसूली बात है जो होनी चाहिए। इसमें ज़्यादा रीज़न ये है कि सिर्फ आपका जो टारगेट है ना, वो इमरान खान है, हरगिज़ नहीं, जरदारी नहीं, नवाज शरीफ नहीं। उस तरह जिस तरह अभी आपने प्रीवियसली आई थिंक इंग्लैंड में आपने बयान दिया कि इमरान खान साहब को रिटायर हो जाना चाहिए, उसमें आपने ये नहीं कहा जरदारी साहब को रिटायर होना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को रिटायर होना चाहिए। जरदारी साहब जबकि इमरान खान से ज़्यादा एजिड हैं,
इस टाइम पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी हैं, इस्तिस्ना भी हासिल है। जी जी। आपने ये नहीं कहा कि उनको रिटायर होना चाहिए। इमरान खान जो कि जेल में बैठा रेजिस्टेंस कर रहा है, हाँ। आपने सिर्फ उसका नाम लिया ना, ये कि इमरान खान को रिटायर हो जाना अब ये चाहिए। पीटीआई का नैरेटिव कितना हमारे दिमाग के अंदर खलल डालता है। उस वीडियो में अलल ऐलान मैंने ये कहा है कि भाई अगर आप कोई एक नया निज़ाम नहीं बनाएंगे तो क्या इन्हीं खानदानों के बेटे बेटियों और पोते पोतियों की पूजा करेंगे या उनकी गुलामी करेंगे। मैं इन खानदानों यानी जरदारी और नवाज शरीफ खानदान का नाम नहीं सिर्फ ले रहा, मैं उनके बेटे बेटियों और उनके पोते पोतियों को भी कह रहा हूं कि उनकी गुलामी नहीं करनी। यानी पीटीआई ने अपनी मर्जी की, देखिए ना, हर इंटरव्यू जो है वो 1 घंटे का 1.5 घंटे का होता है। आप जिस क्लिप की बात कर रहे हैं वो 2 मिनट 38 सेकंड का है। मतलब पूरे क्लिप में आपने जरदारी नवाज शरीफ का नाम लिया है। भाई मैं उनके खानदानों और उनकी नस्लों की गुलामी से निजात की बात कर रहा हूँ। और अभी मैं चले, अभी एक ज़्यादा लंबा दूर नहीं जाते, अभी कल ही हमारे एक दोस्त थे, उनके साथ गुफ्तगू हो रही थी। अब आप ये ज़रा पढ़ना शुरू कीजिए, ये स्क्रीनशॉट्स हैं, मैं आपको भिजवा भी दूंगा, चाहे तो आप लगा भी दीजिए। नवाज शरीफ जरदारी या खान साहब के होते हुए कोई आम आदमी पार्टी या मुल्क का सरबराह क्यों नहीं बन सकता। ठीक है, एक बात। दूसरे पे आ जाते हैं, जिन 30 सालों में हम इमरान, नवाज और जरदारी से बाहर नहीं आए, उन 30 सालों में अमेरिका और बरतानिया में दर्जनों लीडर अपना काम करके जा चुके हैं। अगले पे आ जाइए, ये मुख्तलिफ औकात में की गई ट्वीटें हैं। ठीक है जी। जिन 30 सालों में नवाज शरीफ जरदारी का, अच्छा जी, आपके ख्याल में जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब या इमरान खान में से नेल्सन मंडेला के ज़र्फ़ का लीडर पाकिस्तान में कौन है जो ये कहे कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कोई ओहदा नहीं लूँगा। हर जगह जहाँ मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैं नवाज शरीफ का नाम भी ले रहा हूँ, मैं जरदारी साहब का नाम भी ले रहा हूँ, और जहां मैं जिक्र कर रहा हूं वहां नवाज शरीफ और जरदारी का नाम नहीं खाली ले रहा, मैं उनकी आइंदा नस्लों की गुलामी से भी लोगों से कह रहा हूं कि खुदा का वास्ता निकलिए। तो वो अगेन अपनी मर्जी का रंग जिसने इसको देना, बेसिकली मैंने तो आपसे वही सवाल करना है जो आवाम का तासुर आपके जरूर बारे में पूछे, जरूर जो पूछे, इस मैं टाइम उसकी लोग वजाहत कर रहा हूं, जानना चाहते हैं। क्योंकि ट्वीट्स आपके और आपके जो मैंने ट्वीट्स ही दिखाए आपको, हाँ, वो पब्लिक में है, तो ठीक है, अब जवाब मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये है ना, जहां मैं नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान साहब की इकट्ठी बात करता हूं उसमें मसला नहीं होता। जहां कहीं मैं नवाज शरीफ के अकेले बात करता हूं वो भी नहीं। जहां मैं इमरान खान साहब की बात करूंगा किसी एक जगह पे, उसको उठा के ये वायरल करेंगे। उसके बरअक्स 90% जहां मैं कभी खान साहब की तारीफ करूंगा या खान साहब के साथ बाकी लोगों का नाम लूंगा, वो कभी वायरल नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम है कि वो अपनी मर्जी की बात उठाते हैं, उस पर प्रोपेगेंडा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो तो ये कहते हैं ना कि आप खान साहब की एक तारीफ करते हैं, उसके बाद आप 10 उनके फिर खिलाफ बातें करते हैं। अनस खान साहब पैगंबर तो नहीं है नऊज़ुबिल्लाह, वो एक आम इंसान है, उनमें अच्छाइयां भी और उनमें बुराइयां भी हैं। उनकी अच्छाइयां भी आप बयान करेंगे, उनकी खामियां भी बयान करेंगे। ये क्यों समझते हैं कि वो कोई कलंदर है या वो कोई वली है? फॉलोअर्स एक कल्ट है पूरा उनका। 90% तो उन्होंने बदकिस्मती से, माफ कीजिएगा, उन्होंने नऊज़ुबिल्लाह उनको एक पैगंबर का दर्जा दे दिया कि वो कोई गलती कर ही नहीं सकते, हालांकि वो खुद अपनी गलतियां तस्लीम करते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ मुआवजे के तौर पे, इन केस हमारे पास 3 ऑप्शन है पाकिस्तान में, हमने इन 3 में से एक को चूज करना है, जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान, किसको चूज करेंगे? तीनों नहीं, ऑप्शन 3 है। गोली मारने मुझे आप नहीं करेंगे तीनों में से किसी को चूज। जरदारी भी भाई आप पिस्टल रख के ही पूछेंगे ना मुझसे कि इन तीनों में से किसी वो को लाजमी, मैं कहूंगा गोली मार दें। आपके वोट पे अगली गवर्नमेंट बननी है, तो वही कह रहा हूं ना, मैं कहूंगा मुझे गोली मार दीजिए, इनमें से कोई नहीं। इन तीनों में से किसी एक को चले नहीं, रेट कर दें तीनों को। 78 साल हो गए अनस, इनमें से बदकिस्मती से। अच्छा, रेट के मामले में तो लेकिन हर एक अलग अलग खसूसियात है। रेट करने के मामले में शायद खान साहब होंगे, नवाज शरीफ होंगे और जरदारी होंगे। इस तरह से इमरान खान पहले पे होंगे। इमरान खान जाहिर है बहुत सारी वजूहात की बिना पे, कुछ चीज़ें नवाज शरीफ साहब की बहुत शानदार होंगी। वही ना, हम आदमी को या शैतान समझ लेते हैं या फरिश्ता समझ लेते हैं। जिसको हम शैतान समझ लेते हैं उसमें हमें कोई अच्छाई नज़र नहीं आती, जिसको हम फरिश्ता समझ लेते हैं उसमें हमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। तो भाई ये सारे लोग इंसान हैं, इनमें अच्छाइयाँ भी हैं, इनमें बुराइयाँ भी हैं। कुछ चीज़ें आपको किसी एक लीडर की अच्छी लगती हैं, किसी की दूसरे की, लेकिन ये लीडर्स जो शख्सियात के तौर पर सामने आए पाकिस्तानी सियासत में, ये हल नहीं है पाकिस्तान के किसी भी मसले का। आप हल है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के आम लोग, मिडिल क्लास के लोग, ये सोल्यूशन है पाकिस्तान का। एक सिस्टम, एक ऐसा निज़ाम सोल्यूशन है पाकिस्तान का कि जिसके अपने अंदर डेमोक्रेसी हो, जिसके अपने अंदर जमहूरियत हो, और अल्टीमेटली वहाँ से लोग निकल कर आएँ और पाकिस्तान को लीड करें। चलें, ये तो बड़ा बेहतर होगा कि आपने बता दिया कि खान साहब का टॉप पे रखते हैं इन तीनों में से। ओवरऑल तो मेरा भी मानना यही है, हालांकि मैं खुद खान साहब का फ़ैन हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ऐसा निज़ाम चाहिए जो जिसके लिए हम जद्दोजहद करें, इंशाल्लाह ये आएगा। लेकिन अभी जो करंट इशूज़ चल रहे हैं मैं उस पर बात करूँगा। पंजाब वर्सेस केपी इशू हुआ एक, ठीक है, उसमें तो चलो नाज़िबा गुफ्तगू जो भी हमने कंडेम किया, आपने भी किया, मैं भी किया ट्विटर पर। लेकिन अब आ जाते हैं काम के ऊपर, पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर, कि कहा जाता है कि मरीम नवाज़ बहुत आउट क्लास काम कर रही हैं, बहुत आउट क्लास काम कर रही हैं। लेकिन इस आउट क्लास काम में जब गिनवाने के लिए आ जाता है ना इनके पास, आज आगे सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, वो भी सिर्फ लाहौर का, कि पंजाब में सिर्फ लाहौर आता है,
और मरीम नवाज आपके नज़दीक मरीम नवाज कितना अच्छा काम कर रही हैं? देखें, मरीम नवाज मसला ये ना कि आप पूरे लाहौर का क्रेडिट मरीम साहिबा को नहीं दे सकते। खाली मरीम नवाज साहिबा के अलावा अब से पहले जो वज़राए आला रहे हैं ना पंजाब के, उन्होंने बहुत डेवलप किया पंजाब को। डेवलपमेंट के एतबार से मरीम साहिबा के क्रेडिट में तो कुछ भी नहीं है शायद लाहौर में। रिंग रोड चौधरी परवेज़ इलाही साहब का है। अभी रिसेंटली मोहसिन नकवी साहब जब निगरान वज़ीर आला, उन्होंने अंडर पासेस और बहुत सारे बनवाए। उससे पहले नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब ने इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत काम किया। तो मैं समझता हूँ लाहौर और पंजाब की खुशकिस्मती ये रही है कि जो भी रूल करने के लिए यहाँ आया, चाहे वो परवेज़ इलाही थे, चाहे वो शहबाज शरीफ थे, चाहे उससे पहले के वज़राए आला थे, और चाहे मोहसिन नकवी साहब जैसा निगरान वज़ीर आला था, सब ने डेवलपमेंट के एतबार से अपना अपना रोल प्ले किया। लेकिन वो डेवलपमेंट तो सारा क्रेडिट आप मरीम साहिबा को तो नहीं दे सकते। वो सिर्फ लाहौर में रही है ना डेवलपमेंट, पंजाब के बाकी शहरों में नहीं है। नहीं, बहुत सारे शहरों के अंदर बहुत सारा काम हुआ। गुजरांवाला में मैं जानता हूँ अब अंडर पासेस रोड्स बहुत बेहतर हो गए। मुल्तान में आप देखिए मेट्रो हम अभी सियालकोट से आए हैं, आप सियालकोट का बहुत बुरा हाल है। आप देखें कि ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। आई नो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर हाजा साहब ने तो पहले साल से कुछ नहीं देखा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहरहाल जो काम भी पंजाब भर में हुआ, उसका सारे का सारा क्रेडिट मरीम साहिबा को तो नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो उनके क्रेडिट पे चीजें दो चार सवाल मेरा ये है, आप सवाल नहीं समझे कि मरीम नवाज क्या उतना काम कर रही हैं जितना उसको टिकटॉक पे या उधर कर? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा उनका, मेरे नज़दीक कोई ऐसा क्रिएटिव प्रोजेक्ट नहीं है जो पाकिस्तान की या पंजाब की आवाम को फ्यूचर में फायदा दे सके। अग्रीड, लेकिन क्रिएटिव प्रोजेक्ट कोई नहीं, लेकिन हमारी आवाम इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर रोड, फ्लाईओवर ये दिखा। अब आपको सफाई करने वाला लड़का वो ग्रीन शर्ट के अंदर, वो उसकी जैकेट के अंदर हर जगह नजर आता है। ये तो बेसिक राइट है ना हमारे। बेसिक कह रहा हूं, कॉस्मेटिक्स है ना, आपको सामने जो चीज नजर आती है आप कहते हो बल्ले बल्ले बड़ा काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ एफर्ट जरूर कर रही है, लेकिन वो बात कोई रेवोल्यूशनरी काम ऐसा नहीं है जिसको आप कहें कि यार क्या बात है। इमरान खान को बाहर तो देख रहे हैं आप जेल से? नहीं, बिल्कुल नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं। वो अपने ही सोशल मीडिया के कैदी बन के रह गए हैं। वो बेचारे चाहे भी तो चाह कर भी बाहर नहीं आ सकते। उनको पता है कि मैं बाहर आया तो ये सोशल मीडिया डील करके जो ना मेरा बाकी की ज़िंदगी अजाब कर देगा। इमरान खान साहब के बाहर आने के दो ही रास्ते हो सकते हैं ना। एक तो ये कि वो जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है मुक़्तदरा, उससे डील करे। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि आप कहें जी अदालतों ने उनको रिलीफ दिया। अब इन अदालतों को तो पीटीआई पहले दिन से कह रही है कि गुलाम अदालतें, टैग कर दिया ना आपने कि ये अपनी मर्जी से तो कोई फैसला नहीं कर रही। इसका मतलब है अगर अदालतें भी इमरान खान साहब को कोई रिलीफ देती हैं तो लामहला यही इमेज और पीटीआई के अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक ये इमेज बनेगा कि अदालतों ने मुक़्तदरा के कहने पर रिलीफ दिया। दैट मीन्स कि डील हुई है अल्टीमेटली। और ये कि लोग कोई स्ट्रीट मूवमेंट चला के या कोई इनकलाब ला के अडेला जेल के दरवाजे तोड़ के या घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे हुकूमत को, इसका तो कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। अभी कल रात हमारी काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा बेचारी शिकवा करती हुई दिखाई दी कि लोग नहीं आए, और उनको अपना धरना जो है वो ये बहाना बना के कि जब मैं यकीन दिलाया गया कि अगले हफ्ते मुलाकात होगी, मुलतवी करना पड़ा। तो अनफॉर्चुनेटली लोग निकलते हुए नज़र नहीं आते। एक ही ऑप्शन है कि अदालतों के थ्रू डील के ज़रिए रिलीफ मिले, उसका कोई इम्कान नहीं है। खान साहब लड़ाई को उस हद तक ले गए कि अब वहाँ से वापसी मुश्किल है। तो मुझे कोई आने वाले चंद महीनों में, यहाँ तक कि कुछ सालों में भी खान साहब बाहर आते हुए नज़र नहीं आते। 2-2.5 साल गुजर गए ना, क्या कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? वो तो उनकी अपनी पार्टी में आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं। अभी कल जो है वो आलिया हमजा साहिबा से मुतल्लिक किसी ने कहा कि जी उन्होंने मना किया था कि लोग बाहर ना निकलें, वो सलमान अकरम बरादा साहब को कह रही है, सलमान साहब बैरिस्टर गौर को कह रहे हैं, बैरिस्टर गौर को कह दिया उन्होंने, उनका बयान पार्टी के खिलाफ है। तो आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं इसलिए भाई कि पार्टी तो थी ही नहीं, पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं, एक आदमी था, वो आदमी जेल में है तो पार्टी तितर बितर हो गई है। बार बार मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट में मैं आपसे ना सिर्फ एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि 9 मई पीटीआई ने किया, मान लिया, बहुत से लोग कहते हैं 9 मई में पीटीआई का किरदार है, मुझे नहीं पता है या नहीं जी, ठीक है, लेकिन उसमें 9 मई के बाद किया एक जत्थे ने सफ़र किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वर्कर ने जी। मैं उस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर था, मैं घर बैठा था, मेरी पूरी फैमिली घर थी, मेरे वाले साहब घर थे। लेकिन उस 9 मई के बाद 6-8 महीने हमने फैमिली ने एक दूसरे के चेहरे नहीं देखे। राइट। मैं लाहौर बैठा, मेरे वाले साहब कहीं बैठे हैं, मेरी अम्मी कहीं हैं, तो इवन हमारे घर की खवातीन में फौज नहीं थी। ये जस्टिफाइड है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर ये काम किया एक जत्थे ने और लीडर्स ने, कारकुनान पे पहली बार पाकिस्तान में क्रैकडाउन हुआ और कारकुनान ज़लीलो ख्वार हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उसके बाद 9 मई का इन्होंने तो अपना इंसाफ कर लिया, हमला हुआ GHQ जहाँ पे भी इन्होंने पकड़े बंदे, आम बंदों को भी किया। लेकिन उस 9 मई में सबसे पहले सियालकोट में उस्मान डार की वालदा रेहाना डार, उनके सर से दुपट्टा भी उतारा गया, उनको घसीटा भी गया,
उनके साथ जो बदतमीजी हुई, मेरे से पाकिस्तान पहले ऐसा कभी नहीं था हुआ। लेकिन आज तक उस DPO के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, वो इंसाफ नहीं मिला। तो इस बारे में आप दोनों चीज़ों के बारे में देखिए अनस, मैंने हमेशा बिल्कुल मेरी वालिदा की तरह है रिहाना डार साहिबा, अलीमा ख़ान साहिबा से मुतल्लिक़ कभी किसी भी तरह की बदतहज़ीबी की गई हो, रिहाना डार साहिबा से मुतल्लिक़ उनके घर पर जो कुछ हुआ मेरा रिकॉर्ड पर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। यहाँ तक कि वो सनम जावेद, फ़लक जावेद साहिबा बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल करती रही मुझसे मुतल्लिक़, और मैं कोई एहसान नहीं करता किसी के ऊपर। उसूल की बुनियाद पर मैंने हर वाक़े की मज़म्मत की, जो आप कर सकते हैं, जो आपकी इस्तेदाद में है, जो आपकी हैसियत में है। मैं आज भी ये समझता हूँ कि बदकिस्मती से चाहे 9 मई हो या चाहे कोई भी इस तरह का वाक़या हो, चूँकि सिस्टम ख़राब है और वो सिस्टम जो है वो अनफॉर्चुनेटली किसी भी इस तरह के वाक़े को फिर मिसयूज़ करना शुरू कर देता है। हम जानते हैं बहुत सारे लोगों, फिर करप्शन इन्वॉल्व हो गई इसके अंदर। जिस पर भी आपने 9 मई का टैग लगाया वो कहता था यार जो मर्जी मेरे को ले लो, मेरी जान छुड़ाओ, ठीक है ना। वो इदारों ने, पुलिस ने, सब ने फिर अपनी 2 नंबरियाँ करना शुरू की। तो अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से विक्टिमाइज़ किया गया उन लोगों को जिनका कोई ताल्लुक नहीं था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो काबिल मज़म्मत है। रिहाना डार साहिबा की बात कीजिए, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को जेलों में भेजने की बात कीजिए, आप उन पर तशद्दुद की बात कीजिए, चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली की बात कीजिए, अलीमा ख़ान साहिबा के मुतल्लिक़ जो वाटर कैनन वाला के वाक़यात होते हैं दिसंबर की सर्द रातों में, आप उनकी बात कीजिए। किसी भी वाक़े के ऊपर, जहाँ तक मैं अगर ट्रैवलिंग में नहीं हूँ या कोई ज़ाती इस किस्म का कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई फौतगी नहीं हो गई, कोई बीमारी नहीं है, कोई, तो मैं जहाँ इस तरह का वाक़या देखता हूँ मैं ज़रूर अपनी ज़ात की हद तक उसको कंडेम भी करता हूँ, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी बुलंद करता हूँ। आज भी मैं समझता हूँ, और अल्लाह करे ये तहरीक जिसकी हम बात कर रहे हैं ये वजूद में आ जाए तो ये उसूल की बुनियाद पर, किसी की पसंद नापसंद की बुनियाद पर नहीं कि यार ये मुखालिफ है तो इसके साथ हुआ है तो अच्छा है, मेरे खिलाफ हो रहा है तो बुरा है। उसूल की बुनियाद पर कि ये उसूल हैं। ख़वातीन के तकद्दुस की पामाली नहीं होनी चाहिए, एक आम आदमी को विक्टिमाइज़ नहीं किया जाना चाहिए, सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए, सियासी कैदियों वगैरह वगैरह उसूल मुरतब कर लें, और उस उसूल की बुनियाद पर वो तहरीक पाकिस्तान में हर मजलूम के साथ खड़ी हो, हर शख्स का साथ दे जिसके खिलाफ नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं समझता हूँ इंडिविजुअल्स, ये ख़ानदान और इनकी सियासत इस तरह के वाक़यात को ना 78 साल में रोक सकें, ना आइंदा रोक पाएंगे। आप एक मुनज़्ज़म जिद्दोजहद कीजिए, एक मुनज़्ज़म तहरीक बनाइए, उसके कुछ उसूल वज़ा कीजिए और उन उसूलों की बुनियाद पर आप जितने भी मजलूम हैं उनके साथ खड़े हों। बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि ये जिस नज़रिए की बात करते हैं वो नज़रिए पाकिस्तान में आए इंशाल्लाह और काबिल नौजवान आ गए और पाकिस्तान की दौड़ संभालें और फिर हमें ये इंसाफ होता नज़र आए। ये जो हमने देखा पिछले 2-4 सालों में जो औरतों के साथ होता रहा और इंसाफ आज तक नहीं मिला। रिहाना डार है मेरे लिए तो मेरी माँ की तरह है और मैं ज़ाती तौर पे उनके इंसाफ के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। जब तक इंसाफ नहीं मिलता, वो DPO हो या कोई भी जिसने ऑर्डर दिए थे, जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता मैं इस पर बोलता रहूँगा। हालांकि मेरा PTA से भी इस तरह ताल्लुक कोई नहीं, लेकिन रिहाना डार से मेरा ज़ाती उनके साथ फैमिली में टर्म्स हैं तो मैं उनके लिए बोलता रहूँगा इंशाल्लाह। खुश रहें। तो बाकी जो सवाल मैंने पूछे, जवाब दिए, उसके अब आपने फैसला करना है कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।